नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी और आप कहें तो इंतजार भी हो रही थी कि ये घड़ी कब आएगी। इसके लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, वो घड़ी आ गई। भारत की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी लोगों में एक बड़ी आशा थी, उम्मीद जगी हुई थी कि ये रिश्ते खत्म नहीं होंगे, ये रिश्ते टूटेंगे नहीं। हो सकता है कि नई परवान भी चढ़ने लगे और ये जो रिश्ते हैं वो कोई एक दिन का है नहीं। हालांकि रिश्तों में खटास और मिठास दोनों का अनुभव अतीत में होता रहा है और उस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि लोग थोड़े सशंकित थे। आशंका थी लोगों को कि पूरी तरह से क्या ये रिश्ता खत्म हो गया है या अभी उसमें कुछ आस बाकी है, और अगर बाकी है तो क्या ये रिश्ता दोबारा बन जाएगा, और अगर दोबारा रिश्ता बनेगा तो कोई गांठ तो नहीं मिलेगी उस रिश्ते में, और अगर गांठ मिलेगी भी तो क्या वो ऐसी गांठ है जो खुल नहीं सकती है, और अगर नहीं खुलने वाली गांठ पड़ गई है तो उस रिश्ते की फिर आगे मियाद क्या होगी, कितने दिनों तक वो रिश्ता चल पाएगा। और ये सब निर्भर करेगा उस गांठ पर कि क्या रिश्ते में कोई गांठ पड़ गई जो अब खुल नहीं सकती। मतलब एक बार अगर आपके रिश्ते में गांठ पड़ गई तो फिर मुश्किल है उसका खुलना। कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं, गांठ पड़ते हैं लेकिन वो खुलते भी हैं, और खुलते हैं दोनों तरफ की आपसी समझ के आधार पर। तो क्या भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते की गांठ इतनी बड़ी हो गई थी जिसका खुलना मुश्किल था, या वो गांठ खुल गया है और खुलने जा रहा है और रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं फिर दोबारा। मित्रों, इसी को लेकर के देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट अलग अलग राय रख रहे थे। मैं खुद ये समझ रहा था कि मोदी जी से कुछ गलती हुई है और उस गलती की वजह से थोड़े रिश्ते में करवाहट तो आई है, लेकिन मोदी जी की जितनी गलती थी उससे बहुत अधिक गलती ट्रंप ने कर दिया, और ट्रंप को अपने ऊपर या अमेरिका के ऊपर इतना गुरूर हो गया कि उनको यह हमेशा लगता रहा कि हम ही चौधरी हैं, हमारे पास सब कुछ है, पैसा हमारे पास है, सामरिक शक्ति हमारे पास है, आर्थिक शक्ति हमारे पास है, तो जाहिर है कि हमारी राजनीतिक शक्ति भी बड़ी है और हमारी कूटनीतिक शक्ति भी बड़ी है। लेकिन पैसा और सामरिक शक्ति ही आपकी राजनीतिक और आपकी कूटनीतिक शक्ति को मजबूत बना देगा, यह हमेशा होता नहीं है। और भारत और अमेरिका के इस रिश्ते में जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसमें यही साबित हुआ है, और मैं समझता हूं यहां पर मोदी की अपनी जो डिप्लोमेसी रही वो जीत गई है, मोदी की कूटनीति जीत गई है। और इसी बात का डर पहले अमेरिका को अंदर अंदर होता तो था लेकिन हो नहीं पाता था। फर्ज कीजिए कि अगर मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होते, उनकी अपनी राय क्या बनती, या अगर मोदी की जगह कोई अन्य प्रधानमंत्री होते तो ये स्थिति ही पैदा नहीं होती। आप ये कह सकते हैं कि तब शायद कोई जाकर के ये नहीं कह रहा होता कि अब की बार ट्रंप सरकार, यह गलती तो मोदी जी ने करती थी। और मोदी जी ने एक और गलती कर दी कि उनको जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे उस वक्त उनको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगा कि वहां पर रिजीम चेंज होने जा रहा है। और जो अंदरूनी बात है मित्रों, ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मोदी एक बार अमेरिका आए चुनाव के पहले। अब ये कोई पुख्ता इसके जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो इंटरनेशनल
जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, उनके हवाले से मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप ये चाहते थे कि मोदी चुनाव के पहले 2024 में, जो नवंबर दिसंबर में चुनाव चल रहा था, उस वक्त मोदी आए, लेकिन मोदी नहीं गए। मोदी क्यों नहीं गए? क्या मोदी को जो ब्रीफिंग थी वो ये थी कि बाइडेन के हटने के बाद कमला हैरिस ने गेन किया है और डेमोक्रेटिक पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है? क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, डेमोक्रेटिक पार्टी 2 बार ये रिपीट कर चुका है। ठीक कुछ दिन पहले ही चले जाइए, जब ओबामा दोबारा सत्ता में लौट करके आए थे, तो प्रधानमंत्री को यह लगा, या प्रधानमंत्री को जो लोगों ने सलाह दी वो ये दी कि ओबामा भी इस बार वहां एक्टिव हैं, क्लिंटन भी एक्टिव हैं, और ओबामा और क्लिंटन ने कैंपेन को अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए पूरी संभावना है कि बाइडेन को पीछे रख करके ओबामा और क्लिंटन पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और ओबामा की छवि बड़ी अच्छी है, और ओबामा इस चुनाव को जिताकर ले जाएंगे और कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेंगी। और कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनेंगी तो भारतीय मूल का और इसका उसका कुछ रिश्ते को नए तरीके से नया अंजाम दे सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कुछ यहां पर लाइजनर थे, उन्होंने मोदी को यही ब्रीफिंग दी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ दीजिए, अभी उस पर चर्चा थोड़ी 1-2 मिनट के बाद करते हैं। बिल गेट्स ओबामा के स्टूज के रूप में काम कर रहे थे। बिल गेट्स ने पूरी तरह से भारत के तंत्र को एक प्रकार से कब्जा कर लिया था। यह गलती मोदी जी से हुई थी, और इसकी ब्रीफिंग वहां अमेरिका में थी। कौन कौन लोग खिलाफ में थे बिल गेट्स के और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, ओबामा के? रॉबर्ट एफ कैनेडी। रॉबर्ट एफ कैनेडी कौन है आपको मालूम है? जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मतलब वहां पर हेल्थ मिनिस्टर कहलाते हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के भतीजे हैं, और आर एफ कैनेडी सीनियर के पुत्र हैं। बड़ी मशहूर अटॉर्नी रहे हैं, और कोविड के दौरान लगातार फार्मा वालों के खिलाफ उनका कैंपेन चल रहा था, तो वो खिलाफ में खड़े थे। दूसरी तरफ ट्रंप खुद खड़े थे, और जबकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए से आते हैं, आरएफ के डेमोक्रेटिक पार्टी आते आते उनका पूरा खानदान डेमोक्रेटिक पार्टी का रहा, और वो एक समय में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ना भी चाहते थे, लेकिन खैर वो उस स्थिति में नहीं पहुंचे, और तब उन्होंने ट्रंप का समर्थन करने का मन बनाया। सबसे जो बड़ा की रोल प्ले कर रहे थे उस पूरे प्रकरण में, पूरे कोविड के दौरान और कोविड के बाद कैंपेन में, वो थे उद्योगपति, सबसे बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क। और एलोन मस्क एक प्रकार से ट्रंप के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए, और ये खड़ा होना जो था, वो जो एक खास बिजनेस लॉबी है, वो जेफरी एप्स्टिन का जो गैंग के लोग हैं, जिसमें बिल गेट्स प्रमुखता से हिस्सेदार थे, और बिल गेट्स के खिलाफ, एंथनी फॉची के खिलाफ, जो उस वक्त हेल्थ एडवाइजर थे राष्ट्रपति बाइडेन के, उनके खिलाफ इन लोगों का सस्टेन कैंपेन चल रहा था पिछले 4 वर्षों से। मतलब पोस्ट कोविड इनका कैंपेन चल रहा था। और इसी दौरान आपको याद होगा कि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, जो अब एक्स प्लेटफॉर्म हुआ, और वो इसलिए खरीदा क्योंकि ट्विटर बदमाशी कर रहा था, ट्विटर इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहा था, दबा रहा था। ये फेसबुक भी कर रहे थे, ये गूगल वाले भी कर रहे थे। इसको एक्सपोज किया कि सारे इंफॉर्मेशन कोविड के दौरान जो भी ऑल्टरनेटिव साइंटिफिक व्यू आता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन सभी व्यूज को टेक डाउन कर रहा था। और इसको ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने आखिर में इतना बड़ा निर्णय लिया कि 42 बिलियन डॉलर में, 42-43 बिलियन डॉलर में एक्स ट्विटर को जाकर के खरीदा, ताकि जो साइंटिफिक एनालिसिस जो उस पर टेक डाउन किया जा रहा था वो ना हो, और खुद एलन मस्क के ट्वीट को टेक डाउन किया जा रहा था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बैन कर दिया था, एलन मस्क के ट्वीट को टेक डाउन कर रहा था ट्विटर। इन सबको हटाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, घाटे का सौदा किया, और 42-43 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा। और उस ट्विटर पे उसके बाद, जबकि पूरी मीडिया, लेगेसी मीडिया ट्रंप का एक प्रकार से बायकॉट कर चुकी थी, एक फॉक्स न्यूज को छोड़ करके तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थे वो ट्रंप के खिलाफ खड़े थे। पूरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, CNN हो, ABC हो, CBC हो, ये सारे नेटवर्क ट्रंप के खिलाफ।
एक नेटवर्क था जो थोड़ा बहुत तवज्जो दे रहा था, वो था फॉक्स न्यूज का। थोड़ा बहुत क्या, काफी तवज्जो दे रहा था। और उसके भी जो सबसे एक स्टार एंकर हुआ करते थे, टकर कार्लसन। टकर कार्लसन ने जबरदस्त कैंपेन किया। टकर कार्लसन कोविड के दौरान कई सारे एक्सपोजे किए बाइडेन सरकार के। तो एलन मस्क उनके खिलाफ खड़ा था। पूरी रॉबर्ट एफ कैनेडी उनके खिलाफ खड़ा था और ट्रंप उनके खिलाफ खड़े थे। ये सारे लोग खड़े थे इस पूरे गैंग के खिलाफ, और इस पूरे गैंग के साथ मोदी खड़े हो गए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसकी सूचना सिर्फ और सिर्फ क्यूबाइब नेटवर्क, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूं, लेकिन अकेला था क्यूबाइब नेटवर्क। मैं कॉलर नहीं ऊंचा कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अकेला था क्यूबाइब नेटवर्क जो प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दे रहा था कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं कि पूरी मीडिया बाइडेन के साथ है या डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, अकेला पड़ गया है ट्रंप, और उनके साथ तो कैंपेन करने वाला भी कुछ नहीं है, ट्रंप की छवि बहुत खराब हो रही है, उनके उनके बहुत सारे स्कैंडल्स को बाहर निकाले जा रहे हैं और ट्रंप लूज करेगा। और चूंकि ओबामा एक बार दोबारा सत्ता में आ चुके थे, डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 बार की सत्ता आ चुकी थी, इसलिए इनको कंफ्यूजन रहा कि शायद शायद डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाए और अब जो हमने ये गोटी बिछाया हुआ है इसी गोटी को कंटिन्यू करते हैं। वो एक डिप्लोमेटिक भूल थी।